नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के विषय में। दोस्तों, धारा 12 ग्राम पंचायत के संदर्भ में प्रावधान करती है। इस धारा 12 में 6 उपधाराएं हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया बेयर एक्ट को खोलकर अपने सामने रख लीजिए और उसमें धारा 12 निकाल लीजिए। अब हम उपधारा 1 पढ़ते हैं। उपधारा 1 में कह रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। मतलब प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। यानी कि जो भी एरिया है, तो जो एरिया पंचायत क्षेत्र घोषित किया गया है उस क्षेत्र के लिए उसी क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत बना दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपका कोई एरिया है, कोई गांव है, तो उस गांव का कोई नाम है, तो उस गांव के नाम पर एक पंचायत बना दी जाएगी। आगे आते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत निगमित निकाय होगी। निगमित निकाय मतलब बॉडी कॉरपोरेट। तो इसमें कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगले खंड पर आते हैं, गा पर। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहे हैं कि किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक किंतु 2000 से अनधिक हो 11 सदस्य होंगे। 2000 से अधिक किंतु 3000 से अनधिक हो 13 सदस्य होंगे और 3000 से अधिक हो तो 15 सदस्य होंगे। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई भी ग्राम पंचायत है तो उस ग्राम पंचायत में एक तो प्रधान होगा और कुछ सदस्य होंगे। तो प्रधान तो एक ही होगा, सदस्यों की संख्या विभिन्न हो सकती है और सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर डिसाइड की जाती है। तो अगर कोई पंचायत क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या 1000 तक है तो वहां पर होंगे 9 सदस्य। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि सदस्य 9 से शुरू हो रहे हैं। जहां पर जनसंख्या 1000 तक है वहां पर 9 सदस्य। 1000 से ज्यादा किंतु 2000 से अनधिक हो, यानी कि 1000 से ज्यादा है लेकिन 2000 से अधिक नहीं है, 2000 तक है, तो 11 सदस्य होंगे। ऐसे ही 2000 से अधिक है किंतु 3000 से अधिक नहीं है तो 13 सदस्य होंगे और 3000 से अधिक है तो 15 सदस्य होंगे। अगर आप सदस्यों को एक कोड में याद करना चाहें तो इसमें 9, 11, 13, 15 दो का अंतर आ रहा है। 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 2 = 15। तो आपको 9 से शुरू करके दो जोड़ते जाना है। और जनसंख्या जो है सबसे पहले 1000 तक, फिर 2000 तक, फिर 3000 तक और लास्ट में 3000 से अधिक कितनी भी हो, सदस्य उसमें 15 ही होंगे। तो इसको आप जरा सा ट्रिकी वे में याद कर लीजिएगा। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अगर यह मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है और आप इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे आते हैं खंड घ पर। इसमें कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा तो जो पंचायत क्षेत्र बनाए जाएंगे, पंचायत क्षेत्र जो होता है उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। देखिए, जो सदस्य होता है वो एक एरिया का सदस्य होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उसमें भी जो पार्षद चुन के आते हैं वो एक क्षेत्र के पार्षद होते हैं, अपने वार्ड के पार्षद होते हैं। जैसे नगर पालिका अधिनियम में आपने पढ़ा था
ऐसे ही ग्राम पंचायत में भी है। तो पंचायत राज अधिनियम में यह बताया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होगा तो उनके जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका वो सदस्य होगा, ग्राम पंचायत सदस्य। तो पूरे पंचायत का जो एरिया है उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। और आपने ऊपर पढ़ा ही अभी कि कितने कितने सदस्य होंगे। अगर किसी पंचायत क्षेत्र की मान लीजिए जनसंख्या 1000 है तो वहां पे 9 सदस्य होंगे। तो 9 सदस्य होंगे तो 9 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। तो पूरे पंचायत क्षेत्र को 9 पंचायत क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 11 सदस्य हैं तो पूरे पंचायत क्षेत्र को 11 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा, है ना। और हर क्षेत्र का एक सदस्य होगा। और इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या, उनके बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही हो। यानी कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा उसमें जनसंख्या का अनुपात यह कोशिश की जाएगी कि हर क्षेत्र में लगभग बराबर हो। ऐसा नहीं हो किसी में जनसंख्या ज्यादा हो गई, किसी क्षेत्र में किसी में कम हो गई। जैसे मान लीजिए 1000 तक जनसंख्या है और 9 सदस्य हैं तो एक तरीके से 100+ हर क्षेत्र में होने चाहिए, है ना। हर चीज को आप प्रैक्टिकली समझिए कि वो कैसे किया जाता है। आपको लॉ का एप्लीकेशन समझना है। खाली थ्योरी रट के एग्जाम में लिख के नहीं आ पाएंगे आप। अगर आपको एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा तो आप थ्योरी भी नहीं लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। ईच टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ए ग्राम पंचायत शैल बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 मेंबर इन द ग्राम पंचायत। भाई जो ग्राम पंचायत है तो उसको उसके एरिया को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। तो हर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एक सदस्य, वो वहां से चुन के आएगा। अगला जो खंड 4 है इसमें परिसीमन की बात की गई है। यह कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे उपधारा 2 है। उपधारा 2 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1995 द्वारा लोपित कर दी गई है, मतलब कि डिलीटेड बाय यूपी एक्ट नंबर 21 ऑफ 1995। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी सेक्शन 12 है इसकी उपधारा 2 डिलीटेड कर दी गई है। आगे आते हैं उपधारा 3 पर। इसमें कह रहे हैं कि कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन पहले ही विघटित ना कर दिया जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, ना कि उससे अधिक बनी रहेगी। ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए बनी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बनी रहेगी। अब ये 5 साल कब से काउंट होंगे? ये 5 साल काउंट होंगे उसकी प्रथम बैठक से, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की, उस डेट से 5 साल तक, उससे अधिक नहीं रह सकती। और ऐसा हो सकता है कि उससे पहले विघटित कर दी जाए। तो जो विघटित की जाती है वो धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन विघटित की जाती है राज्य सरकार द्वारा। आगे आते हैं अगले खंड पर। इसमें कह रहे हैं कि किसी ग्राम पंचायत के संगठन के लिए निर्वाचन खंड का में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, उसके विघटन के दिनांक से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राम पंचायत है, तो जो ग्राम पंचायत का संगठन किया जाएगा या ग्राम पंचायत के लिए जो चुनाव कराया जाएगा, तो उसका जो कार्यकाल खत्म होगा, यानी कि जैसे प्रथम बैठक से 5 साल तक का कार्यकाल है, तो 5 साल पूरा होने से पहले ही उसका चुनाव कर लिया जाएगा। आप हर उपधारा को आपस में लिंक करते हुए चलें, ठीक है। तो किसी ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व करा लिया जाएगा या उसके विघटन के दिनांक से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जाएगा। इसमें आपको 6 मास याद रखना है।
धारा 12 में 6 मास 3 जगह 4 जगह करीब आया है। अगर धारा 12 में कहीं भी पूछा जाए तो आप 6 मंथ आंखें बंद करके उसमें लगा दीजिएगा। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आगे इसमें प्रतिबंध कह रहे हैं, प्रतिबंध ये है कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि जब तक की ग्राम पंचायत बनी रह सकती थी 6 मास से कम हो, वहां ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। अब देखिए यहां पर भी 6 मास वाली बात आ गई जो मैं अभी आपको बता रहा था। इसमें यह कह रहे हैं कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है, मतलब जो ग्राम पंचायत विघटित की गई है उसकी जो बाकी टाइम बचा हुआ था वो 6 महीने से कम था। तो अगर 6 महीने से कम टाइम है तो उसके लिए क्या इलेक्शन कराएंगे कि 6 महीने से कम बचे हैं, मान लीजिए 5 महीने बचे हैं, 4 महीने, 3 महीने, उसके लिए क्या इलेक्शन दोबारा कराया जाएगा। तो यही बात ये कह रहे हैं कि वहां पे निर्वाचन कराना या इलेक्शन कराना आवश्यक नहीं होगा। अगले खंड पर आते हैं। किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संगठित की गई ग्राम पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत खंड का के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बनी रहेगी। मतलब जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होना था उस समाप्ति की डेट से पहले ही विघटन हो गया और उस पर संगठित की गई ग्राम पंचायत, तो वो ग्राम पंचायत जो उसका बचा हुआ भाग था, शेष भाग था, जिस अवधि तक पहले जो ग्राम पंचायत विघटित की गई थी वो बनी रहती, उतनी ही अवधि तक बनी रहेगी। ये बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का संगठन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जाएगा जो नियत की जाए। तो भाई रीति जो है वो अधिसूचित कर दी जाएगी कि कैसे कैसे ग्राम पंचायत का संगठन किया जाना है और तदुपरांत ग्राम पंचायत को सम्यक रूप से संगठित समझा जाएगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो। ठीक है, अब इसमें प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध पढ़ लेते हैं। प्रतिबंध ये है कि ग्राम पंचायत के संगठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित ना हो जाएं। यानी कि प्रधान और 2/3 सदस्य इलेक्टेड हो जाएं, तभी अधिसूचित किया जाएगा। आगे आते हैं धारा 3 का, उपधारा 3 का। इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे अर्ह व्यक्ति होंगे या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसे कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण करेगा और ग्राम पंचायत उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य यथास्थिति ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। आपको ये उपधारा समझ में आई? ये बहुत सरल है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई अपरिहार्य परिस्थिति है या लोकहित में किसी ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पहले निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, यानी कि किन्हीं कारणों से, आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए, मान लीजिए कुछ ऐसे परिस्थितियां बन गई हैं या कुछ ऐसे कारण हैं लोकहित के लिए कि वहां पर इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रशासनिक समिति या प्रशासक को नियुक्त कर सकता है। इसमें उपधारा 3 का में प्रशासनिक समिति या प्रशासक को नियुक्त करने जाने की बात की जा रही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिनके कारण इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी, प्रशासनिक समिति या प्रशासक उनको नियुक्त कर सकता है और ये जो प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त होंगे ये 6 मास से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे, मतलब अधिक से अधिक 6 मास तक पद धारण कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में सारी शक्तियां निहित होंगी, जो भी प्रयोग उनके द्वारा किया जाना चाहिए या जो भी कर्तव्यों का निर्वहन उनके द्वारा किया जाना चाहिए, वो सारे अधिकार और कर्तव्य और सारी शक्तियां उनमें निहित होंगी। तो मैं समझता हूं कि ये वाली उदाहरण आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सिंपल सी बात है कि प्रशासनिक समिति या प्रशासक को नियुक्त किए जाने की बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई अपरिहार्य परिस्थिति है या लोक हित में मान लीजिए उस क्षेत्र में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या तो प्रशासनिक समिति नियुक्त कर देगा या प्रशासक नियुक्त कर देगा। अब प्रशासनिक समिति जो नियुक्त होगी तो उसमें उतने सदस्य होंगे जितने वो उचित समझें, और प्रशासक नियुक्त कर देंगे। अगर ये जो प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो ये अधिक से अधिक 6 मास तक कार्य कर सकते हैं। 6 मास तक पद धारण करेंगे, उसके बाद में वह पद धारण नहीं कर सकते, और इन्हें वो सारी शक्तियां, सारे कर्तव्य, सारे अधिकार प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग, जिनका निर्वहन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। आगे आते हैं उपधारा 4 पर। इसमें ग्राम पंचायत के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। मतलब इसमें यह बताया गया है कि किसी ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल कैसा होगा, कितना होगा, तो इसको डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बताया गया है कि किसी ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। जब ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके सदस्य का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि उसका जो कार्यकाल है वो ग्राम पंचायत के कार्यकाल से पहले समाप्त ना किया गया हो। देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल या तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा या उससे पहले समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आप सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, तो जब तक ग्राम पंचायत बनी रहेगी या तो आप तब तक अपना पद धारण करेंगे, या अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उससे पहले भी आपको पद से हटाया जा सकता है। बस ये सिंपल सी बात है। आगे आते हैं उपधारा 5 पर। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। तो इसमें आरक्षण की बात की जा रही है कि हर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा, और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो। सिंपल सी बात है कि जो पंचायत क्षेत्र है उसमें टोटल पॉपुलेशन होगी, मान लीजिए वो 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो उसमें जिस रेशियो में SC के लोग हैं, जिस रेशियो में ST के लोग हैं, जिस रेशियो में बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उसी रेशियो में उनके लिए सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी, सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी। मतलब मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि कोई पंचायत क्षेत्र है, वहाँ पर SC के लोग भी रहते हैं, ST के लोग भी रहते हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी रहते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन जो उस क्षेत्र की है उसमें जितनी पॉपुलेशन SC की है तो एक रेशियो निकलेगा दोनों का, उसी रेशियो में सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसे स्थान चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। चक्रानुक्रम मतलब बाय रोटेशन, रोटेशन के अनुसार अलॉट किए जाएंगे। आगे इन्होंने प्रतिबंध दे रखा है कि प्रतिबंध ये है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल स्थानों की संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया है कि 27% से अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम 27% तक हो सकता है। तो मोस्टली हर जगह आपको ये 27% ही मिलेगा पिछड़े वर्गों के केस में। अगर कभी किसी भी एक्ट में पूछा जाता है और आपको याद नहीं है तो तुक्का लगाने में आप 27% चूज कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के केस में। आगे आते हैं खंड खा पर। इसमें कह रहे हैं कि खंड का के अधीन आरक्षित स्थानों के 1/3 से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
अब हमने जो अभी खंड का पढ़ा था आरक्षण वाला कि एक क्षेत्र है उसमें एससी की पॉपुलेशन है, एसटी की पॉपुलेशन है, तो जो टोटल पॉपुलेशन से उनका रेशियो है उसी रेशियो में उनको सीट अलॉट की जाएंगी। उसी के संदर्भ में अब यहाँ पर आगे बढ़ के ये एक बात कह रहे हैं महिलाओं के लिए कि जितनी भी एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्थान आरक्षित हैं उसमें कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, और आगे आते हैं खंड गा में। इसमें कह रहे हैं कि खंड खा के अधीन, यानी कि जो हम 1/3 वाला अभी पढ़ा है उसके अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किसी ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी कि जो भी पंचायत क्षेत्र है वहाँ पर जो टोटल स्थान है, टोटल सीट्स हैं जो जहाँ पे इलेक्शन होगा, तो उन टोटल सीट्स का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। तो खंड खा और खंड गा में क्या अंतर हुआ आप बताइए। आपने अभी दोनों खंड पढ़े, का भी पढ़ा, खा भी पढ़ा, गा भी पढ़ा। तो खंड खा और गा में क्या अंतर है? खंड खा बता रहा है कि जो अलग अलग रिजर्वेशन किया जा रहा है एससी के लिए, एसटी के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनमें 1/3 स्थान महिलाओं के होंगे। और खंड गा में कह रहे हैं कि जो टोटल सीट्स हैं उनमें 1/3 महिलाओं के होंगे, यानी कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं। ठीक है, आगे खंड घा में कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो संविधान में अनुच्छेद 334 एक बार पढ़ लीजिएगा। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि ये स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि धारा 12 में जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो रिजर्वेशन किया जा रहा है, तो ये सब बातें अगर एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के कोई व्यक्ति हैं, कोई महिला है, तो उसको जनरल जो सीट है वहाँ से इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकेगी। ये स्पष्टीकरण यहाँ पर कर दिया गया है। आगे आते हैं धारा 12 की उपधारा 6 पर। इसमें कह रहे हैं कि प्रधान को ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जाएगा। मतलब प्रधान जो है वो ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? देखिए, प्रधान जो है वो ग्राम पंचायत का सदस्य होता है और वो सदस्य ही आपस में अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधान चुनते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 खा देख लीजिएगा। धारा 11 खा में प्रधान के निर्वाचन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इसमें कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। यानी कि प्रधान कैसे निर्वाचित किया जाएगा? जो निर्वाचक नामावली है, जो इलेक्टोरल रोल्स है, उसमें जो रजिस्टर्ड हैं व्यक्ति, यानी कि देखिए हर क्षेत्र का एक इलेक्टोरल रोल होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो आपका भी उस इलेक्शन में जो आपका रोल होता है उसमें नाम होता है, तभी तो आप वोट डालने जाते हैं। तो ऐसे ही कोई पंचायत क्षेत्र है, वहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल है, निर्वाचक नामावली है, उसमें जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति हैं उनमें से वो निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको धारा 12 पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और आप इस वीडियो को 2-3 बार बेयर एक्ट के साथ में सुनिए। इससे आपको ये विषय पूरी तरह याद हो जाएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।